पोस्टमॉडर्निज्म को सही परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे कुछ ऐसे तरीकों के रूप में समझा जा सकता है जो पुराने तयशुदा विचारों को हिलाने का काम करते हैं। इसमें फर्क, दोहराव, नकल जैसी बातों पर जोर दिया जाता है, जिससे पहले से बनी सोच जैसे पहचान, इतिहास, पक्की सच्चाई और एक मतलब जैसी बातों पर सवाल उठते हैं। पोस्टमॉडर्निज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जीन फ्रांसवा लियोटार्ड ने किया था, जब उन्होंने एक किताब लिखी थी। इसके बाद कुछ और फ्रेंच और इटालियन सोचने वालों की बातें भी इसमें जोड़ी गईं। फ्रेंच विचारक ज्यादातर पुराने विचारों जैसे मार्क्स और फ्रायड की बातों को नए नजरिए से देखते हैं। वे पेरिस के बदलाव वाले दौर और वहां हुई बड़ी घटनाओं को भी अहम मानते हैं। वहीं इटालियन सोचने वाले इतिहास, कहानी और चलती परंपरा की बात करते हैं और किसी बड़े बदलाव या टूट फूट में उनकी खास रुचि नहीं होती। दोनों ही ये नहीं मानते कि पोस्टमॉडर्निज्म कोई हमला है या पूरी तरह से पुरानी बातों से अलग है। असल में यह उसी सोच का अगला पड़ाव है, बस तरीका थोड़ा अलग है। इसके बाद हैबरमास की सोच की बात आती। उनका मानना है कि पोस्टमॉडर्निज्म खुद अपनी बातों में उलझ जाता है, क्योंकि जिन बातों को ये गलत बताता है उन्हीं पर टिका भी रहता है, जैसे आजादी, खुद की सोच या नई चीजें बनाना। हैबरमास मानते हैं कि पोस्टमॉडर्निज्म की वजह से असल समझ और बातचीत में भी दिखावे और रंग रूप की घुसपैठ हो जाती है। वे मानते हैं कि समाज में सबकी राय मिलाकर फैसले करने का तरीका ही बेहतर है और पोस्टमॉडर्निज्म की रंग बिरंगी सोच इसमें रुकावट डालती है। अब बात करते हैं शुरुआत की। जिस मॉडर्न सोच की बात पोस्टमॉडर्निज्म में की जाती है वह कांट से शुरू होती है। कांट मानते थे कि हम चीजों को सीधे सीधे नहीं जान सकते। चीजें जैसी है वैसी नहीं दिखती, बल्कि जैसा हमारा दिमाग है वैसे ही दिखती है। भगवान, आजादी, आत्मा जैसी बातें सिर्फ सोचने के लिए होती हैं, उन्हें असल में साबित नहीं किया जा सकता। हेगेल ने भी यह बताया कि हमें चीजें जैसी दिखती हैं वैसी असल में नहीं होती, बल्कि सब आपस में जुड़ी होती हैं। लेकिन बाद में कुछ सोचने वालों ने ये भी कहा कि हेगेल की बातें भी कुछ तयशुदा मान्यताओं पर टिकी हुई हैं, जो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाती हैं। 19वीं सदी के आखिर में जब विज्ञान और तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली, तो लोगों का देखने और समझने का तरीका भी बदल गया। अब असली और नकली के बीच फर्क करना आसान नहीं रह गया था। पोस्टमॉडर्न सोच के लोग भी मानते हैं कि अब असली और बनावटी में फर्क बताना मुमकिन नहीं है और इसी में बहुत सी दिक्कतें छुपी हैं। इसका असर यह हुआ कि लोगों और चीजों की पहचान और उनका असली रूप भी डगमगा गया या एक तरह से खत्म ही हो गया। इस सोच की झलक किरकेगार्ड, मार्क्स और नीत्शे की बातों में भी मिलती है। किरकेगार्ड ने कहा था कि आज के समाज में लोग बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं, जहां हर कोई अलग नहीं दिखता, बल्कि सब मिलकर एक अजीब सी जनता बन जाते हैं। इस जनता को जोड़े रखने का काम अखबार और मीडिया करते हैं, जो सबके लिए बोलता है लेकिन किसी के लिए भी नहीं। मार्क्स ने कहा कि चीजें अब सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि उनके बदले जाने वाले मूल्य के हिसाब से देखी जाती है। चीजें अब सिर्फ अपनी असलियत में नहीं रहती, बल्कि एक किस्म की छाया बन जाती हैं, जिनकी कीमत समाज में बदलती रहती। इसी वजह से चीजें और लोग दोनों ही अपनी असल पहचान खो बैठते हैं और हर किसी को लगने लगता है कि उसका खुद पर कोई बस नहीं है। नीत्शे ने भी लिखा कि अब असली और दिखावटी दुनिया में फर्क मिट गया है। पहले लोग मानते थे कि सच और झूठ अलग अलग हैं, लेकिन अब यह बात काम की नहीं रही। अब जो बचा है वह न पूरी तरह असली है, न पूरी तरह नकली, बल्कि कुछ बीच का ही है। नीत्शे ने ग्रीक ट्रेजेडी की मिसाल दी थी, जिसमें दो तरह की ताकतें होती हैं, एक सुंदरता की, दूसरी जोश और पागलपन की। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जरूरी हैं, लेकिन जब सिर्फ सुंदरता और ठहराव वाली सोच हावी हो जाती है, तो समाज सूखा और बेजान हो जाता है। नीत्शे का मानना था कि अगर समाज को बचाना है तो उसमें फिर से जोश और कला का रंग लाना होगा।
नीत्शे ने यह भी समझाया कि मैं या स्वयं का जो ख्याल है वह भी समाज में लोगों के आपसी नियमों से ही बना है। जब लोगों को अपने काम के लिए जिम्मेदारी लेनी होती है तो वो मान लेते हैं कि वही अपने काम का कारण है और इसी वजह से अच्छे या बुरे काम की सजा या इनाम मिलती है। इस तरह मैं का एहसास एक तरह का धोखा है जो समाज के बनाए नियमों से बना है। इसी वजह से सोच, तर्क और नियम भी बस लोगों को एक साथ रखने का तरीका है जिससे सब मिलकर एक समाज में रहते हैं। पोस्ट मॉडर्न सोच में नीत्शे का मानना था कि जो भी सच्चाई या ज्ञान के विचार हैं, वे असल में कई झूठ और कल्पनाओं से बने होते हैं। जब भी इंसान कुछ महसूस करता है वह उसे तस्वीरों में बदलता है, फिर बोलता है और फिर ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं, जिससे ये सच जैसी लगने लगती हैं। इस तरह हर नया शब्द या विचार असल में अलग अलग चीजों को एक जैसा मान लेता है, जबकि वे होते नहीं हैं। नीत्शे ने इतिहास के बारे में भी यही कहा कि हर इंसान और समाज की जिंदगी आगे बढ़ने और बदलते रहने पर टिकी है, लेकिन असल बात यह है कि सबको कभी कभी सब कुछ भूलकर जीना भी जरूरी होता है। इसलिए इतिहास को ऐसे पढ़ना चाहिए कि हर कोई अपने आज में नया महसूस कर सके, न कि यह सोचे कि सब कुछ पहले से तय था। नीत्शे का मानना था कि असली दोहराव ऐसा होता है जिसमें हर बार कुछ नया हो जाता है, यानी हर उम्र अपनी नई पहचान बनाती है और यह चक्र चलता रहता है। नीत्शे ने इटर्नल रिटर्न का भी जिक्र किया, जिसका मतलब है कि सब कुछ बार बार दोहराया जाता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न लोग मानते हैं कि हर बार वही चीज नहीं लौटती, बल्कि हर बार कुछ नया लौट कर आता है। इसलिए फर्क ही सबसे बड़ी बात है। साथ ही असली और नकली के बीच का फर्क भी अब मायने नहीं रखता, बल्कि जो चीजें सामने आती हैं वे एक तरह की झलक या नकल जैसी होती। नीत्शे की सोच और हाइडेगर की सोच में भी मेल है। हाइडेगर मानते हैं कि आज की दुनिया में लोग अपने होने की सच्चाई को भूल चुके हैं। तकनीक और विज्ञान की वजह से सब कुछ बस इस्तेमाल की चीज बनकर रह गया है। अब पहाड़ को पहाड़ नहीं, कोयले का भंडार समझा जाता है। नदी को बस बिजली बनाने के साधन की तरह देखा जाता है। इंसान को भी बस काम करने वाली ताकत मान लिया जाता है। इस वजह से लोग अपने असली रूप को खोते जा रहे हैं और खुद को पहचानना भूलते जा रहे हैं। मगर जब इंसान बेचैनी या ऊब जैसी फीलिंग में आता है तो उसे फिर से असली होने का एहसास हो सकता है। यही एक मौका है जब इंसान अपने असली अस्तित्व से दोबारा जुड़ सकता है, जैसे पुराने समय में सबसे पहले लोगों ने खुद को पहचाना था। हाइडेगर के हिसाब से जब इंसान की सोच और उसकी ताकत सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल होने लगे तो यह भी एक तरह से नीत्शे की ही सोच है, जिसमें सब कुछ बस दोहराओ और बदलते रहना है। हाइडेगर को लगता है कि नीत्शे के यहाँ सोच की परंपरा अपनी आखिरी हद तक पहुँच जाती है, लेकिन यह खत्म नहीं होती, बल्कि बस और आगे नहीं बढ़ पाती। हाइडेगर के मुताबिक असली उम्मीद उन कवियों में दिखती है जो अपने शब्दों में उस सच्चाई को महसूस करते हैं जो सामने नहीं दिखती। कई पोस्ट मॉडर्न सोच वाले मानते हैं कि हाइडेगर के यहाँ पुराने वक्त की याद है, जबकि वे खुद जिंदगी को भूलने और नई चीजें बनाने में खुशी ढूंढते हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि हाइडेगर की सोच भी एक तरह से पुराने सोच को ही दोहराती है, जिसमें फर्क और नयापन पीछे छूट जाता है। पोस्ट मॉडर्न लोग यह भी बताते हैं कि हाइडेगर की सोच में कई और लोगों को बाहर कर दिया गया है जिनका जिक्र जरूरी है, जैसे पश्चिम के समाज में यहूदी समुदाय की बात। इस तरह पोस्ट मॉडर्न लोग हाइडेगर से अलग रास्ता अपनाते हैं और नीत्शे की सोच का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर भी हाइडेगर और नीत्शे दोनों ही पोस्ट मॉडर्न सोच के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि दोनों ने उस सोच को तोड़ने की कोशिश की है जिसमें इंसान की असली पहचान यानी मैश या स्वयं को सबसे ऊपर मान लिया गया। नीत्शे ने कहा कि यह मैं असल में समाज के नियमों और नैतिकता की वजह से बना है, जबकि हाइडेगर ने इसे सोच की एक हद मानकर खत्म होता हुआ बताया। हाइडेगर ने इंसान को बस एक सोच या चेतना नहीं, बल्कि समय के साथ बदलती एक खुली संभावना की तरह देखा, जिसमें उसका बीता हुआ वक्त भी शामिल है और आने वाला समय भी। इसलिए
इंसान की पहचान को बस चेतना या मैं तक नहीं बांधा जा सकता, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खुला है। पोस्ट मॉडर्न सोच में नीत्शे और हाइडेगर के साथ साथ लेका की सोच का भी बड़ा असर है। लेका का मानना था कि इंसान की असली पहचान उसकी बोली और बातों में छुपी होती है। जब इंसान किसी और से बात करता है तो वही उसकी पहचान बनती है। भाषा ही समाज का वो तरीका है जिससे हमारी जरूरतें इंसानी ख्वाहिशों में बदलती हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे कोई दूसरा पहचान ले, पर ये चाहत कभी पूरी नहीं होती। असली खुशी या पहचान की तलाश हमेशा अधूरी रहती है, इसलिए इंसान कभी भी पूरा नहीं हो पाता और उसकी पहचान हमेशा अधूरी ही रहती है। जैसे हाइडेगर के हिसाब से इंसान हमेशा अपने आप से आगे बढ़ता रहता है। पोस्ट मॉडर्न सोच का नाम सबसे पहले लियोटार की एक किताब से चर्चा में आया। लियोटार ने समझाया कि आज के दौर में ज्ञान एक तरह से जानकारी या सूचना बन गया है जिसे कंप्यूटर जैसी मशीनें संभालती हैं। अब ज्ञान के मायने बदल गए हैं और बात सिर्फ उस जानकारी की है जो लोगों तक जल्दी पहुंच सके। लेकिन हर जानकारी को मानने के अपने अपने तरीके होते हैं, जिन्हें भाषा के खेल कहा गया है। हर भाषा का अपना नियम है और उसमें सही गलत की पहचान उसी हिसाब से होती है। लियोटार ने बताया कि विज्ञान, राजनीति और नैतिकता सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विज्ञान अब पुरानी कहानियों या मिथकों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि खुद को सबसे अलग और सच्चा मानता है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक और जानकारी बढ़ी है, वैसे वैसे हर विज्ञान अपने आप में अलग हो गया है और अब वो दूसरे विषयों को सही ठहराने या उन्हें समझाने की कोशिश नहीं। अब ज्ञान का मतलब बस अपनी अपनी बातें और अपने अपने नियम बन गए हैं। लियोटार का कहना है कि पोस्ट मॉडर्न सोच उन बड़ी बड़ी कहानियों या मेटा नैरेटिव्स पर भरोसा नहीं करती जो सब कुछ समझाने का दावा करती थी। अब हर विषय अपने ही तरीके से चलता है और दूसरों को सही या गलत मानने की जरूरत नहीं समझता। ज्ञान का बंटवारा और उसका आपस में जुड़ा न रहना आजकल सोचने वालों के लिए बड़ी चिंता की बात है। लियोटार कहते हैं कि अगर लोग पोस्ट मॉडर्न समय में मतलब या कहानी के खोने का दुख मनाते हैं, तो असल में वे इस बात का दुख कर रहे हैं कि अब ज्ञान कहानियों के जरिए नहीं चलता। अब जो बातें हैं वे अलग अलग भाषा के खेलों में बिखर गई हैं। हर भाषा का अपना तरीका है और हर इंसान कभी बोलने वाला, कभी सुनने वाला, तो कभी किसी और भूमिका में होता है। इस वजह से अब इंसान की पहचान भी कई टुकड़ों में बट गई है। कोई एक साफ पहचान नहीं बचती। लेकिन लियोटार कहते हैं कि अब लोग इन बदली हुई स्थितियों में अपने हिसाब से आगे बढ़ना सीख गए हैं। पोस्ट मॉडर्न सोच वाले इस बात का अफसोस नहीं करते कि कहानी जैसी जुड़ी चीजें खत्म हो गईं। अब सब कुछ जानकारी और उसके इस्तेमाल के आधार पर चलता है, यानी जो जानकारी काम की है वही बचती है, बाकी हट जाती है। अब नए नए कोड और नई जानकारी बनाना ही असली काम है। इससे ज्ञान का मतलब भी बदल गया है। अब जो ज्ञान बस एक जैसे फैसलों या एक जैसी सोच पर टिके रहने की बात करता था, वो तरीका पुराना हो गया है। अब हर कोई अपने अपने तरीके से नई बातें, नए नियम और नई सोच बना सकता है। लियोटार के मुताबिक आज की दुनिया में न्याय या सही गलत की पहचान भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह अलग अलग नियम और खेल हैं। अब फैसला लेने के लिए सबको जोड़ने वाली कोई एक सोच नहीं बची। अब फैसला लेना भी अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी सोच के हिसाब से होता है। इसीलिए आज का जमाना हर किसी को सोचने, महसूस करने और फैसला करने की आजादी देता है। लेकिन साथ में अब सब कुछ सुंदर या अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। कई बार सब कुछ बेमेल लगता है, जैसे जब इंसान कुछ बहुत बड़ा या डरावना देखता है तो उसका दिमाग और उसकी कल्पना आपस में मेल नहीं खाती, और यही एहसास अब के वक्त की पहचान है। लियोटार के मुताबिक
पोस्ट मॉडर्न सोच में वह एहसास आता है जब हम बहुत सारी ऐसी चीजों से घिर जाते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। यहाँ न्याय या सही गलत का कोई एक तय नियम नहीं होता, बल्कि असली बात यह है कि अलग अलग नियमों और नजरिए के बीच चलना और फैसले लेना सीखना चाहिए। इस नजरिए से देखा जाए तो न्याय बनावटी नहीं बल्कि कला जैसा है जिसमें कोई एक तरीका सही नहीं होता। लियोटार्ड ने समझाया कि आधुनिक कला में कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश होती है जो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसे खूबसूरत तरीके से पेश किया जाता है। पोस्ट मॉडर्न कला तो सुंदरता के ढांचे को भी तोड़ देती है, यानी अब सिर्फ सुंदरता दिखाना ही जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि हर बार कुछ नया पेश किया जाए, चाहे वह पुराने तरीके से अलग क्यों न हो। पोस्ट मॉडर्न सोच में बार बार नयापन लाना ही अहम है और यही इसकी खासियत है। नीत्शे के बनाए गए तरीकों को आगे बढ़ाते हुए फूको ने इतिहास और इंसान की पहचान को नए नजरिए से देखा। फूको मानते थे कि इतिहास में चीजें एक सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि बहुत सारे मौके और हादसे साथ मिलकर किसी भी बदलाव को जन्म देते हैं। असली शुरुआत ढूंढने के बजाय फूको यह देखना पसंद करते हैं कि हर बदलाव कैसे कई तरह की वजहों से अचानक हुआ। फूको ने बताया कि जब हम इतिहास को सीधी लाइन में या किसी एक पहचान से जोड़कर देखते हैं, तो असल में हम सच्चाई नहीं बल्कि अपनी सोच से बनाई गई कहानी को सच मान लेते हैं। असली इतिहास में हमेशा अचानक आ जाने वाली बातों, छूट और टूट का रोल होता है, जो किसी एक पहचान या कहानी में फिट नहीं बैठती। फूको की सोच यह है कि हमें अपनी याददाश्त और इतिहास दोनों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम एक ही पहचान या सोच में बंद कर ना रह जाएं। जब इतिहास के नए तथ्य सामने आते हैं, तो पुरानी पहचान और समझ भी बदल जाती है। इसी तरह जैसे नीत्शे मानते थे कि सच्चाई की तलाश करने वाला धर्म आखिर में खुद अपने नियमों से टूट जाता है, वैसे ही फूको का मानना है कि इतिहास की गहराई में उतरने से इंसान की पुरानी पहचान भी टूट जाती। फूको ने पागलपन के इतिहास पर भी काम किया और दिखाया कि किस तरह समाज ने पागलपन को बीमारी मानकर अलग थलग कर दिया। पहले जो संस्थाएं कोढ़ियों के लिए बनाई गई थी, वही बाद में पागल लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगी। इससे साफ है कि नई पहचान और संस्थाएं बनते बनते पुराने तरीके भी नए रूप में सामने आते हैं। फूको खासकर उन पलों पर ध्यान देते हैं जब समाज की सोच बदलती है और नए नियम बनते हैं। जब अक्लमंदी या तर्क की नई परिभाषा बनती है, तो वह खुद को किसी और के खिलाफ खड़ा कर देती है और उसे अपनी मर्जी से परिभाषित करती है। इसी में असली बदलाव छुपा होता है। फूको के हिसाब से असली दिक्कत यह है कि पागलपन को कभी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, बल्कि हमेशा ताकतवर लोग ही उसके बारे में फैसले लेते हैं। समाज में जिस वक्त समझदारी और पागलपन के बीच फर्क किया गया, उसी वक्त से दोनों के रिश्ते का तरीका भी तय हो गया। असली बात यह है कि समझदारी और पागलपन दोनों का फर्क कोई सीधा या साफ नहीं है, बल्कि दोनों के बीच की दूरी में सच्चाई छुपी है। कभी कभी यह फर्क भी खो जाता है और सब कुछ रहस्यमय सा लगता है, जैसे पुराने जमाने में मूर्खों की नाव की मिसाल दी जाती थी। इसी तरह समाज और सोच में बदलाव भी उलझे हुए और अजीब होते हैं। अपने बाद के लेखों में फूको ने बताया कि इंसान अपनी पहचान के साथ नए नए तरीके से प्रयोग कर सकता है। इंसान में यह ताकत होती है कि वह अपनी जिंदगी के हालात को चुनौती दे सके और अलग तरह से सोच सके। असली सोच यही है कि हम हमेशा कुछ नया सोचें, न कि पुरानी बातों को ही सही मानते रहें। इसी वजह से फूको ने भी लियोटार्ड की तरह नएपन और क्रिएटिविटी को सबसे जरूरी माना। फूको की लिखी बातें दर्शन और इतिहास दोनों का मिलाजुला रूप है, जैसे लियोटार्ड ने भी अपनी किताब में दार्शनिक और जानकार दोनों की भाषा को मिलाया। पोस्टमॉडर्न सोच की यही खासियत है कि वह अलग अलग विषयों को एक साथ मिलाकर चलती है। फर्क यानी डिफरेंस को भी पोस्टमॉडर्न सोच में बहुत अहम माना गया है। डेलूज ने अपने विचारों में बताया कि असली बात
विरोध या टकराव नहीं, बल्कि फर्क और अलगाव में है। सोच का असली मकसद कुछ नया महसूस करना है, न कि पुरानी बातों को सही या गलत ठहराना। देलूज का मानना था कि असली बदलाव तब आता है जब कोई चीज बार बार अपने ही तरीके से अलग रूप में सामने आती है और हर बार नया फर्क पैदा करती है। देलूज ने कहा कि सोच कभी खुद ब खुद नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए कभी कभी झटका या धक्का चाहिए, जो कला, विज्ञान या नया तजुर्बा दे सकता है। असली सोच या बदलाव हमेशा नएपन, किस्मत और कई तरह की संभावनाओं के साथ आता है, न कि किसी एक फिक्स नियम के साथ। इस तरह फर्क और अलगाव सोच को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत बन जाते हैं और यहीं से नयापन और क्रिएटिविटी पैदा होती है। देलूज ने अपनी किताब में बताया कि फर्क और दोहराव दोनों की वजह से सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। उन्होंने कहा कि असली बात यह है कि चीजें दिखती तो अलग अलग हैं, लेकिन असल में हर बार एक ही जैसा नहीं होता, बल्कि हर बार कोई छुपा हुआ फर्क मौजूद रहता है। यह फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी से हर बार नया एहसास बनता है। देलूज मानते हैं कि चीजों को पहचानने या दोहराने का तरीका भी हमेशा एक जैसा नहीं होता, बल्कि हर बार उसमें बदलाव या नयापन होता है। देलूज ने बताया कि इंसान की पहचान भी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि वक्त के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे वक्त और अनुभव बदलते हैं, इंसान की सोच और पहचान भी बदलती जाती है। हर एहसास, हर सोच, हर याददाश्त अपने अपने हिसाब से काम करती है। इसलिए इंसान का मैं या स्वयं कभी पूरी तरह एक नहीं रहता, बल्कि हमेशा टुकड़ों में बंटा और बदलता रहता है। देलूज के मुताबिक यही बदलाव और बिखराव असली सोच की पहचान है। देलूज और ग्वातरी ने मिलकर समाज और इंसान के रिश्ते पर भी नए ढंग से सोचा। उन्होंने कहा कि समाज में हर कोई अपनी जगह बदलता रहता है और इंसान की इच्छाएं कभी एक जगह टिकती नहीं है। इंसान की ख्वाहिशें मशीनों जैसी हैं, जो लगातार जुड़ती, टूटती और फिर से जुड़ती रहती हैं। समाज भी बार बार अपने तौर तरीके और नियम बदलता रहता है। पहले समाज में रिश्ते खून और परिवार से बनते थे, लेकिन समय के साथ राजा या सत्ता ने इन पर नई तरह से कब्जा कर लिया। अब समाज में बदलाव और नयापन ही सबसे बड़ी ताकत है और हर कोई लगातार अपने अनुभवों से नए मायने गढ़ता है। आखिर में पूंजीवाद ने समाज और सत्ता के पुराने तरीकों को बदलकर सब कुछ पैसे के रिश्ते में बदल दिया। अब समाज में जो भी ताकतें हैं, वे पैसा कमाने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने लगी हैं। इंसान की पहचान भी बस पैसों के रिश्ते में बंध गई है। देलूज और ग्वातरी मानते हैं कि पूंजीवाद हमेशा हर चीज को पैसा बना देता है और इसी वजह से यह बहुत तेजी से बदलता रहता है। लेकिन इसी में उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि पूंजीवाद चाहकर भी सब कुछ अपने हिसाब से नहीं बदल सकता। यही वह सीमा है जहां से असली सोच शुरू होती है। उनका कहना है कि मनोविश्लेषण भी पूंजीवाद का हिस्सा है, क्योंकि वह हर इंसान को एक निजी और अलग पहचान में बांध देता है, जबकि असली ख्वाहिशें और सपने इससे बहुत आगे तक जाते हैं। इसलिए असली बदलाव मनोविश्लेषण से नहीं, बल्कि एक नई सोच यानी शिजो एनालिसिस से हो सकता है, जिसमें इंसान की ख्वाहिशों को आजाद छोड़ दिया जाए और उन पर समाज या परिवार का कोई बंधन न हो। देलूज और ग्वातरी का मानना है कि असली क्रांति वहां से आती है जहां कला और विज्ञान कुछ नया बनाते हैं, जो समाज को बिना किसी पुराने बंधन के बदल देता है। अब बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन की। यह तरीका बताता है कि किसी भी लिखी हुई चीज को पढ़ते समय हमें उसमें छुपे हुए फर्क और छुपी हुई बातों पर ध्यान देना चाहिए। डेरिडा नाम के सोचने वाले ने इस तरीके को बहुत विस्तार से समझाया। उनका कहना था कि हर बात या हर शब्द में कोई न कोई छुपा हुआ अर्थ होता है जो सामने दिखता नहीं है। असली मतलब हमेशा बदलता रहता है और उसे पकड़ पाना मुमकिन नहीं है। डेरिडा का तरीका यह था
कि हर लिखी गई चीज को पढ़ते वक्त उसमें मौजूद फर्क, छुपे निशान और बदलते अर्थ को समझा जाए, न कि सिर्फ उसके ऊपर ऊपर के मतलब को। यह सोच यही बताती है कि हर बात, हर सोच, हर पहचान अपने आप में पूरी नहीं है, बल्कि हमेशा कुछ छुपा रहता है जो उसे बार बार नया और अलग बना देता है। इसी वजह से डिकंस्ट्रक्शन पोस्टमॉडर्न सोच का अहम हिस्सा बन जाता है, जिसमें हर चीज के अंदर झांकने और उसमें छुपे नए मायने ढूंढने की कोशिश की जाती है। यहाँ आ बस एक निशान है जो अपनी अलग पहचान खुद बनाता है और बोलचाल की भाषा से अलग है। देरिदा के मुताबिक असली फर्क या डिफरेंस को कभी भी पूरी तरह समझा या मापा नहीं जा सकता, बस उसके निशान ही देखे जा सकते हैं। हर भाषा और हर शब्द में यह फर्क छुपा रहता है, और जब हम अर्थ को पक्का या पूरा में लेते हैं तब असली फर्क छुप जाता है। देरिदा कहते हैं कि हर टेक्स्ट, हर बात, हर कहानी अपने अंदर और बाहर के बीच का फर्क भी खुद में समेटे रहती है। असली दुनिया भी इसी तरह बनी है, जिसमें हर चीज अपने अंदर छुपे हुए निशानों और फर्क के जरिए ही समझी जा सकती है। किसी भी टेक्स्ट का कोई एक मतलब या कोई एक मालिक नहीं होता। जो नाम दिए जाते हैं वे भी बस एक निशान होते हैं, और असली बात हर बार बदलती रहती है। देरिदा के मुताबिक डिफरेंस ना तो कोई शब्द है, न कोई साफ साफ सोच, बल्कि यह बस अलग अलग निशानों की एक खेल जैसी चाल है, जिसमें हर बार मतलब आगे बढ़ जाता है और पूरा कभी भी नहीं होता। डिकंस्ट्रक्शन का तरीका यही है कि हर टेक्स्ट को पढ़ते हुए उसमें छुपे हुए फर्क, छुपे निशान और बदलते अर्थ को देखा जाए। इसका मकसद किसी एक मतलब को थोपना नहीं, बल्कि वहां तलाशना है जहां टेक्स्ट खुद अपने ऊपर सवाल उठाता है या पुराने मतलब से अलग कुछ दिखाता है। अब बात करते हैं हाइपर रियलिटी की। यह सोच बताती है कि आज के वक्त में असली और नकली का फर्क खत्म सा हो गया है। अब जो कुछ भी हम देखते हैं वह असलियत नहीं, बल्कि तस्वीरों और निशानों का एक जाल है, जिसमें हर चीज खुद अपनी नकल बन गई है। बोद्रिया ने बताया कि अब समाज में जो सच्चाई मानी जाती है वह भी असल में एक नकली झलक भर है, क्योंकि असली और काल्पनिक दोनों ही मिलकर एक नया रूप बना लेते हैं। इस तरह अब सच्चाई भी बस एक दिखावा बनकर रह गई है, जिसका कोई असली आधार नहीं है। बोद्रिया के मुताबिक हाइपर रियलिटी वह हालत है जब कोई चीज या तस्वीर असलियत से कोई मतलब नहीं रखती, बल्कि खुद ही अपनी एक नकल बन जाती है। अब असली चीजें नजर नहीं आती, बस उनकी बनाई हुई तस्वीरें और संकेत ही रह जाते हैं। अब जो कुछ भी हम देखते हैं वह पहले से ही किसी मशीन या तकनीक के जरिए तैयार किया गया होता है। इस वजह से असली इंसान, मेहनत करने वाला या सोचने वाला अब बस दिखावे की चीज बन गया है। अब असली चीजें नहीं, बल्कि बस संकेत और निशान आपस में बदलते रहते हैं। बोद्रिया ने बताया कि अब असली और नकली के बीच का फर्क ही खत्म हो गया है। असली वो है जिसे दोबारा बनाया जा सके, जबकि हाइपररियल वह है जो हमेशा पहले से ही बना बनाया होता है। अब जो भी बनता है वह असली से ज्यादा नकल जैसा होता है, और यह पूरी व्यवस्था खुद ही अपनी नकल बनाती रहती है। बोद्रिया ने यह भी बताया कि आज की दुनिया में अगर कोई सीधी टक्कर देने की कोशिश करता है तो वह भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। असली बदलाव तभी आ सकता है जब कुछ ऐसा किया जाए जिसे सिस्टम न दोहरा सके, जैसे असली मौत। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सिर्फ कला या अजीब तरह की हरकतें ही ऐसी चीजें हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे सकती हैं। उदाहरण के लिए ग्राफिटी बनाने वाले कलाकार भी सिस्टम को नए निशानों और नामों से परेशान कर देते हैं, जिससे वह समझ ही नहीं पाता कि कैसे जवाब दे। बोद्रिया ने खुद भी कभी कभी कहा कि उनका पोस्टमॉडर्निज्म से कोई लेना देना नहीं, ताकि लोग इस सोच को भी बस एक और नाम न बना दे। लेकिन उनके दिए गए विचार जैसे सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी पोस्टमॉडर्न सोच में बहुत असर रखते हैं, क्योंकि ये सब पुराने नियमों को तोड़ने और नए तरीके से सोचने के रास्ते खोलते हैं। अब बात करते हैं
हर्मेन्यूटिक्स की, जो किसी भी लिखी हुई बात को समझने और उसका असली मतलब खोजने की कोशिश है। डिकंस्ट्रक्शन जहाँ छुपे हुए फर्क और टूट फूट पर ध्यान देता है, वहीं हर्मेन्यूटिक्स असली समझ और एकरूपता की तलाश करती। वत्तिमो ने अपनी सोच में बताया कि हमें अपने आज और बीते हुए कल के बीच एक रिश्ता बनाना चाहिए, ताकि दुनिया के बदलते रंगों में भी कोई एक मतलब मिल सके। उनका तरीका है कि फर्क और बिखराव को भी समझदारी से जोड़कर देखा जाए, न कि बस लगातार टकराव या नया नया ढूंढा जाए। वत्तिमो ने पुराने दार्शनिकों की सोच को नए जमाने की नजर से पढ़ा और समझाया कि कैसे पुराने और नए विचार एक दूसरे को समझने में मदद कर सकते। वत्तिमो के हिसाब से नीत्शे और हाइडेगर दोनों ही पुराने विचारों को पीछे छोड़कर कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं। नीत्शे मानते हैं कि पुरानी सोच को खत्म करने का रास्ता खुद उसकी गहराई में जाकर ही निकलेगा, जबकि हाइडेगर मानते हैं कि असली बदलाव तभी आएगा जब इंसान खुद को सोच के पुराने ढांचे से अलग अनुभव करना सीखे। दोनों का कहना है कि असली बात यह नहीं है कि सोच बस आगे बढ़ती जाए, बल्कि जरूरी यह है कि जो भी पहले से है उसमें ही नया मोड़ या बदलाव लाया जाए। वत्तिमो के मुताबिक पोस्ट मॉडर्न समय में अब कोई एक जैसी सीधी और बड़ी कहानी नहीं बची, बल्कि हर जगह छोटे छोटे बदलाव, टुकड़ों में बंटी सोच और अलग अलग किस्से ही रह गए हैं। अब तकनीक और टीवी जैसी चीजों की वजह से सब कुछ एक साथ एक ही वक्त में घटता सा लगता है, जिससे बीते और आज के बीच का फर्क भी मिट जाता है। अब हमें दुनिया में कोई बड़ा मकसद या कहानी नहीं दिखती, बल्कि बस अलग अलग नजरिए, अनुभव और नए नए एहसास मिलते हैं। नीत्शे के मुताबिक जब हर चीज का मतलब ढूंढने की कोशिश की जाती है, तो असल में हर सच्चाई और नया एहसास भी टूट जाता है। इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि गलती, कमी और बदलाव को भी जरूरी मान लिया जाए। इसी तरह हाइडेगर मानते हैं कि असली बदलाव तभी आएगा जब हम पुराने तकनीकी ढांचे के अंदर ही उसे तोड़ मरोड़ कर देखेंगे। वत्तिमो की सोच यह कहती है कि आज के दौर को समझने के लिए सिर्फ कला, तर्क या जानकारी नहीं, बल्कि इन सबको जोड़कर ही असली समझ पाई जा सकती है। असली मकसद है कि सबकी सोच, कला, विज्ञान और बाकी जानकारी को मिलाकर दुनिया को एक नई नजर से देखा जाए, जिसमें पुराने और नए दोनों की झलक मिले। पोस्टमॉडर्न सोच में रेटोरिक यानी बात रखने और सुनने का तरीका और एस्थेटिक्स यानी सुंदरता की पहचान भी बहुत अहम हो जाते हैं। अब असली फर्क पुराने और नए, असली और नकली, या जिंदगी और मौत के बीच बनते बिगड़ते अनुभवों को आपस में जोड़ने से आता है। इस सोच में पुराने विज्ञान और राजनीति के तरीके भी बनाए रखते हुए सोचने का तरीका बदलने की बात की जाती है। परनियोला के हिसाब से असली बदलाव या जुड़ाव किसी एक छुपे हुए मतलब या आत्मा पर नहीं टिका होता, बल्कि आज की दुनिया में जो भी असर बचा है वही सबसे अहम है। आज कला और समाज के रिश्ते में बीता और आने वाला वक्त सब मिलकर एक ही पल में सिमट जाते हैं। अब इंसान और चीजों के बीच का फर्क भी धीरे धीरे मिट रहा है। मशीनें और तकनीक ने हमारी नजर और सोचने का तरीका बदल दिया है, जिससे अब चीजें बस प्राकृतिक नहीं बल्कि पूरी तरह बनावटी भी हो गई हैं। परनियोला मानते हैं कि आज के म्यूजियम में रखी गई कला भी अपने पुराने मतलब या इतिहास से कटकर एक नए माहौल और नए समय में सामने आती। यहाँ कला अब किसी समाज या एकरूप सोच से नहीं जुड़ी, बल्कि एक ऐसे माहौल में है जो न पूरी तरह समझा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। यही चीज पोस्टमॉडर्न समाज की असली पहचान बनती है, जहाँ हर बात का सच हमेशा ढका और छुपा रहता है और हर कोई बाहर से महसूस करता है, भीतर से नहीं। उनके मुताबिक असली सोच अब ये नहीं है कि हर फर्क को मिटा दिया जाए या एक जैसा बना दिया जाए, बल्कि असली बात है कि फर्क को उसी हाल में रहने दिया जाए और उसके बीच से गुजरते हुए नया अनुभव किया जाए। आज की दुनिया में सब कुछ बस दोहराव, नकलीपन और बनावटी हरकतों में बदल गया है, जिसमें असली कहानी या मतलब खो जाता है। इंसान की और समाज की पहचान अब बार बार एक जैसे दिखने वाले कामों और रस्मों में छुप गई है,
जिनका असली मतलब कहीं नहीं मिलता, बस उनका असर रह जाता है। परनियोला ने रोम के पुराने रिवाजों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे रस्में और रीति रिवाज असली और नकली जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को खत्म कर देते हैं। यहाँ हर चीज बस एक खेल या चलती फिरती एक्टिविटी की तरह है, जिसमें न कोई गहराई है और न कोई आखिरी सत्य। असली सोच और समझ अब इस बात में है कि सब कुछ बस अनुभव और दिखावे का खेल बन चुका है। यही वजह है कि उनकी सोच में सब कुछ बहुत ज्यादा बनावटी और बाहरी हो गया है, जो महसूस तो होता है लेकिन कभी पूरी तरह समझ में नहीं आता। हैबरमास पोस्ट मॉडर्न सोच के सबसे बड़े आलोचकों में माने जाते हैं। उन्होंने समाज और बातचीत के स्तर पर पोस्ट मॉडर्निज्म को चुनौती दी। हैबरमास मानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न सोच भले ही पुराने विचारों की आलोचना करती है, लेकिन वह भी अपने तर्क और तरीकों में उन्हीं पुराने नियमों का सहारा लेती है जो आधुनिक सोच ने बनाए हैं। उन्होंने नीत्शे, हाइडेगर, डेरिडा और फूको की आलोचना करते हुए कहा कि ये सभी जिस एकता सच को खोया हुआ मानते हैं, उसे लौटाने की कोशिश में खुद भी एक नए किस्म का जुड़ाव या एकता लाने का सपना दिखाते हैं। हैबरमास का कहना है कि डेरिडा ने तर्क और समझ को सिर्फ भाषा या लेखन तक सीमित कर दिया, जिससे असली सवालों से बचने की कोशिश की गई। इसी तरह उन्होंने फूको पर भी यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ही तरीकों को अपने ऊपर लागू नहीं किया, जिससे उनके तर्क अधूरे रह जाते हैं। हैबरमास की आलोचना का सबसे अहम हिस्सा यह है कि पोस्टमॉडर्न सोच जब पुराने नियमों की आलोचना करती है तो खुद ही उन्हीं नियमों में उलझ जाती है और अपने ही तर्कों में फंस जाती है। हालांकि पोस्टमॉडर्न सोच वाले लोगों ने हैबरमास की बातों का जवाब दिया है और उनकी आलोचनाओं से असहमत भी रहे हैं। लियोटार्ड जैसे दार्शनिक मानते हैं कि बातचीत या संवाद का कोई तय नियम या एक मत होना जरूरी नहीं है। फिर भी हैबरमास की आलोचना ने इस पूरी बहस को और साफ कर दिया है कि असली मुद्दा इंसानी समाज और रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाले बदलावों और व्यवहार में है, न कि सिर्फ सोच या भाषा के नियमों में। हैबरमास की वजह से आधुनिक और पोस्टमॉडर्न सोच की बहस आज भी जारी है और नए नए सवालों को जन्म देती रहती है।